फिल्म की शुरुआत होती है जहां थंडरबोल्ट अब यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके थे। वह एक स्पीच देते हुए कहते हैं कि वह यूएस पर आने वाले हर खतरे का एक होकर मुकाबला करेंगे और हर किस्म के खतरे से लड़ेंगे। दूसरी तरफ न्यूज रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि उन्हें प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वह गुस्से के तेज हैं और उन्हें हार्लेम में हल्क और अबॉमिनेशन की लड़ाई की वजह से होने वाले सभी नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब हम 5 महीने बाद के वक्त में जाते हैं जहां सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त जोआकिन टोरेस जो एक फाल्कन है के साथ मेक्सिको में रॉस के ऑर्डर्स पर एक सर्पेंट नाम के ग्रुप को ट्रैक कर रहे होते हैं जिनका बॉस साइड वाइंडर होता है और वह एक कीमती पैकेज चोरी करके लाए थे। कैप्टन फौरा उनके एरिया तक पहुंचता है और उस ग्रुप से लड़ना शुरू करता है। वह अपनी शील्ड और विंग्स का इस्तेमाल करके उन सबको मार देता है। जब कैप्टन पैकेज ढूंढ रहा होता है उसी वक्त उसे पता चलता है कि सर्पेंट ग्रुप ने कुछ हॉस्टेजेस को भी किडनैप किया हुआ है और वह फौरा उनको बचाने के लिए जाता है। इतने में उस ग्रुप को कैप्टन के आने का पता चल जाता है और वह पैकेज लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि कैप्टन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए बाकी ग्रुप से लड़ रहा होता है और सब टेररिस्ट को मारकर सब हॉस्टेजेस को बचा लेता है। लेकिन लड़ाई के दौरान उस ग्रुप का बॉस साइड वाइंडर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जोआकिन अपना फाल्कन सूट पहनकर बाकी टेररिस्ट का पीछा करता है और उनसे पैकेज वापस ले लेता है। मिशन सफल होता है और सैम जोआकिन को लेकर बॉल्टीमोर जाता है ताकि वह आइजिया के साथ ट्रेनिंग कर सके और अपने फाल्कन सूट के सब बेसिक्स को जान सके। इतने में सैम को प्रेसिडेंट की कॉल आती है जो उसे व्हाइट हाउस बुलाता है और साथ ही जोआकिन और आइजिया को भी लाने को कहता है, जबकि ईशाया को यह बात अच्छी नहीं लगती कि सैम एक ऐसे सरकार के लिए काम कर रहा है जिसने उन दोनों के साथ पहले नाइंसाफी की थी। दरअसल यूएस की सरकार ने आइजिया पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसको 30 साल तक जेल में बंद रखा था, जिसके बाद से आइजिया को उनसे नफरत हो चुकी थी। मगर सैम उसे समझाता है कि चीजें अब बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। इसके बाद वह तीनों इवेंट पर पहुंचते हैं जहां रॉस सैम को प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाता है। रॉस उससे कहता है, मैं फिर से एक एवेंजर्स टीम बनाना चाहता हूं जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। लेकिन सैम इस बात पर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि रॉस के सोकोविया अकॉर्ड्स के बाद एवेंजर्स की टीम अलग हो गई थी। मगर रॉस कहता है यूएस को एवेंजर्स की जरूरत है क्योंकि आज हम सिर्फ एवेंजर्स की वजह से ही सही सलामत है। खैर, रॉस कैप्टन को इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त देता है। इसके बाद रॉस एक मीटिंग में अपने गेस्ट्स को इंडियन ओशन के सेलेस्टियल आइलैंड पर हो रही माइनिंग के बारे में बताता है। वह कहता है कि हमने उस आइलैंड पर एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर किया है जो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रांग है और यह एलिमेंट हमारे लिए बहुत काम आएगा और इसका नाम एडामिटियम है। यह वही एलिमेंट है जिसका सैंपल कैप्टन और जोआकिन ने मिलकर टेररिस्ट से बचाया था। रॉस इस एलिमेंट की माइनिंग शुरू करने के लिए ट्रीटी फाइनलाइज कर रहा होता है। तभी वहां मिस्टर स्मिटू ब्लू सॉन्ग बजने लगता है और अचानक आइजिया और 4 और आदमी माइंड कंट्रोल हो जाते हैं और रॉस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जोआकिन और ब्लैक विडो मिलकर उन अटैकर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि सैम आइजिया को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन आइजिया वहां से भाग जाता है। सैम एक पार्क तक उसका पीछा करता है जहां आइजिया वापस होश में आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। साथ ही वह डर रहा होता है क्योंकि वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। मगर सैम उसे कन्विंस कर लेता है कि वह सरेंडर कर दे। इसके बाद सैम दोबारा रॉस से मिलता है जो एक मीटिंग में होता है। सैम उसे बताता है कि आइजिया और बाकी अटैकर्स ने जानबूझकर रॉस पर अटैक नहीं किया, बल्कि वह किसी माइंड कंट्रोल का शिकार हो गए थे। लेकिन रॉस की सिक्योरिटी एडवाइजर रूथ, जो एक दूसरे देश की ब्लैक विडो है, कहती है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था और उन्होंने मिलकर एक टेररिस्ट अटैक किया था ताकि रॉस को मारा जा सके। सैम रॉस से कहता है, मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने दो, लेकिन रॉस उसे रोकता है और कहता है, तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, इसलिए इस सब से दूर रहो। यह सुनकर सैम वहां से चला जाता है और आइजिया से जेल में मिलता है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। मगर आइजिया सैम से कहता है, मैं तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहता और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब जेल में ही खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ रॉस की सिक्योरिटी एडवाइजर रूथ सैम को आइजिया से मिलते देख लेती है और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कह देती है। सैम और जोआकिन मिलकर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तभी जोआकिन देखता है कि अटैक से पहले सब अटैकर्स के फोन्स पर कुछ लाइट ब्लिंक कर रही थी और वह तुरंत सैम को बताता है। लेकिन इसी दौरान साइड वाइंडर सैम पर अचानक अटैक कर देता है। वह सैम की कार पर ग्रेनेड फेंककर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, मगर सैम बच जाता है और उससे लड़ना शुरू करता है।
और साइड वाइंडर को बेहोश कर देता है। उसी वक्त साइड वाइंडर के मोबाइल पर एक कॉल आती है जो सैम रिसीव करता है और एक अननोन शख्स कहता है असल मुश्किल अभी बाकी है। इस बीच रॉस पर हुए अटैक की वजह से पेरिस, इंडिया और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स एडामांटियम की ट्रीटी से पीछे हटने लगते हैं, जबकि रॉस उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वह कहते हैं हम तभी मानेंगे जब पहले जापान इस बात पर राजी हो। दूसरी तरफ सैम अटैक की फुटेज देखता है और हैरान होता है क्योंकि रॉस आइजिया के बिल्कुल सामने था, फिर भी उसने निशाना मिस कर दिया। जबकि जोकिन उस कॉल को ट्रेस करता है और पता चलता है कि वह कॉल एक बिल्कुल सुनसान जगह से आई थी और दोनों वहां जाने के लिए निकलते हैं। इस बीच जेल में एक गार्ड बाकी के 4 अटैकर्स को मार देता है और फिर रूथ के सामने अपने आप को शूट कर लेता है। सैम और जोकिन जब उस जगह पहुंचते हैं तो वहां एक लैब देखते हैं जहां जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की गई होती है। वह चुपके से लैब में एंटर करते हैं और देखते हैं कि वहां आइजाया और बाकी अटैकर्स का डेटा भी मौजूद है। इतने में जोकिन को समझ आता है कि यह शख्स लोगों को एक चमकती हुई लाइट के जरिए वश में करता है और फिर एक गाना सुनाकर उनको एक्टिवेट करता है ताकि वह सिर्फ वही करे जो यह शख्स चाहता है। तभी वह शख्स लैब में आता है जो रॉस पर हमला करवा चुका था। वह अपना नाम स्टर्न्स बताता है। स्टर्न्स कहता है मैं रॉस से बदला लेना चाहता हूं क्योंकि जब रॉस को पता चला कि मैं उसके लिए कितना काम आ सकता हूं तो उसने मुझे 16 साल तक इस लैब में कैद रखा और हर मुश्किल मुझ पर डाल दी। स्टर्न्स यह भी कहता है कि कैप्टन रॉस को बचाने की कोशिश ना करे क्योंकि रॉस जानता है कि उस पर हमला स्टर्न्स ने करवाया था और यह सब जानते हुए भी वह सारा इल्जाम आइजिया पर डाल रहा है। सैम स्टर्न पर अटैक करने की कोशिश करता है मगर वह एक मशीन का इस्तेमाल करके सैम को रोक देता है और फिर कुछ सोल्जर्स जो उसके वश में होते हैं उनके सामने छोड़कर वहां से चला जाता है। सैम और जोकिन उन सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं और एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। तभी रूथ भी उनकी मदद के लिए वहां पहुंचती है और सब सोल्जर्स को मार देती है और उन्हें बताती है कि कैप्टन रॉस पर हुए अटैक के बारे में बिल्कुल ठीक था। फैसिलिटी से निकलते वक्त कुछ FBI एजेंट्स कैप्टन और जोकिन को बिना किसी इजाजत के वहां आने की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर ब्लू सॉन्ग बजने लगता है और FBI ऑफिसर्स उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम, जोकिन और रूथ किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रॉस जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिलता है ताकि एडामांटियम की माइनिंग के लिए उसको मना सके, लेकिन वह भी रॉस पर शक कर रहा होता है और कहता है कि रॉस ने जापान से एडामांटियम चोरी किया है और अब उन्हीं के साथ मिलना चाहता है और यह भी कहता है कि जापान उसके प्लान में कभी भी फंसने वाला नहीं है। इतने में सैम अपने दोस्त डेनिस से मिलता है। सैम उससे कुछ पिल्स एग्जामिन करने के लिए देता है जो उसने स्टर्न्स की लैब में देखी थी और साइड वाइंडर से भी मिलता है जो आर्मी के कैद में था और उससे स्टर्न्स के बारे में पूछता है। साइड वाइंडर कहता है कि स्टर्न्स ब्रूस यानी हल्क के खून से अफेक्ट हुआ था, जिसके बाद उसको हुल्क जैसी ताकत के बजाय एक ऐसा दिमाग मिला जिसके बाद उसके लिए कुछ भी करना मुमकिन था। जबकि रॉस ने उसको ठीक करने की बजाय स्टर्न्स को डबल डोज दे दिया ताकि उसकी मदद से रॉस बाकी कंट्रीज पर भी अपना दबाव डाल सके। साइड वाइंडर बताता है कि जापान से एडामांटियम चोरी करने का प्लान भी स्टर्न्स का था ताकि दोनों कंट्रीज में दुश्मनी हो जाए और इस सब का इल्जाम रॉस पर लगे। इसके बाद डनफी कैप्टन को बताता है कि रॉस और ओजाकी ने इंडियन ओशन पर वॉरशिप्स भेजे हैं ताकि एडामांटियम की जगह पर कब्जा कर सकें। सैम फौरन रॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि यह सब स्टर्न्स कर रहा है ताकि यूएस और जापान के बीच में दुश्मनी करवा सके और रॉस को उसका डेटा दिखाता है जो उसे स्टर्न्स की लैब से मिला था और वह इसकी वजह पूछता है। रॉस कहता है कि मैं हार्ट फेलियर से मरने वाला था और सिर्फ स्टर्न्स ही मेरी बीमारी को आज तक समझ पाया था। इस वजह से मैंने स्टर्न्स से गामा रेडिएशन वाली पिल्स बनवाई थी और बदले में उसको आजाद करने का वादा किया, लेकिन मैंने कभी भी स्टर्न्स को आजाद नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि आजाद होने के बाद वह पिल्स बनाना बंद कर देगा, जबकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। दूसरी तरफ 2 अमेरिकन पायलट्स जो स्टर्न्स के वश में थे जापानीज बेस पर अटैक कर देते हैं, जबकि कैप और फैल्कन उनके पीछे जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें जोकिन एक पायलट को उसके प्लेन से इजेक्ट कर देता है और सैम दूसरे पायलट को भी निकाल लेता है, लेकिन जोकिन कुछ मिसाइल्स को रोकते हुए एक एक्सप्लोजन में फंस जाता है और बेहोश होकर ओशन में गिर जाता है। इस बीच रॉस स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जापानीज प्रेसिडेंट समझता है कि शायद रॉस ने ही उन पर हमला करवाया है और कैप्टन अमेरिका भी उनके साथ मिला हुआ है। उसी समय
स्टर्न्स रॉस को कांटेक्ट करता है, जो जानता है कि रॉस के साथ क्या हो रहा है, और कहता है कि रॉस अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ दे और जो स्टर्न्स चाहता है वह होने दे। इतने में कैप्टन अमेरिका आखिरी जापानीज पायलट को भी बचा लेता है और वॉर को खत्म कर देता है, जबकि बाकी पायलट्स ओजाकी को रिपोर्ट देते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने उनकी जान बचाई। इसके बाद सैम जोआकिन को हॉस्पिटल में देखता है, जहां बकी उससे मिलने आता है। दोनों आपस में बात करते हैं, जहां सैम खुद पर डाउट करता है कि वह स्टीव की तरह नहीं है। उसी समय डनफी को पिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वह कैप्टन को बताने के लिए कॉल करने वाला था कि तभी स्टर्न्स उसके सामने आता है। स्टर्न्स एक डिवाइस का यूज करके डनफी का दिल रोककर उसे मार देता है ताकि वह कैप्टन को पिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन न दे सके। दूसरी तरफ रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा होता है। उसी वक्त स्टर्न्स सैम के पास आता है और कहता है कि मेरे सारे प्लान फेल होने के बाद अगर अब मुझे जीतना है तो उसके लिए मुझे अपने आप को अरेस्ट करवाना होगा और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ रॉस रिपोर्टर्स के सवालों की वजह से और ज्यादा डिस्ट्रेस्ड और इरिटेटेड होने लगता है, जबकि बाकी सारे एजेंट्स उसे व्हाइट हाउस वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी गुस्से की वजह से रॉस के अंदर का गामा एक्टिवेट होने लगता है, जो बहुत ज्यादा पिल्स खाने की वजह से था, और उसका गुस्सा हावी हो जाता है और वह एक रेड हल्क बन जाता है। सारे एजेंट्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, जबकि रेड हल्क वहां तबाही मचाना शुरू कर देता है। इतने में कैप्टन अमेरिका उसे रोकने के लिए वहां पहुंचता है और रेड हुल्क से लड़ना शुरू करता है, जबकि रेड हुल्क 2 चॉपर्स को भी तबाह कर देता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैप्टन रेड हल्क पर कुछ स्ट्राइक्स मारता है ताकि रेड हल्क उसका पीछा करे। कैप्टन उसे चेरी ब्लॉसम की तरफ लेकर जाता है, जहां रॉस अपनी बेटी के साथ आया करता था ताकि उसकी यादें ट्रिगर हो सकें और वह शांत हो जाए। लेकिन रेड हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कैप्टन पर फिर से अटैक शुरू कर देता है। जबकि कैप्टन रेड हल्क की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था, रेड हल्क उसके सूट को डैमेज कर देता है और उसके एक विंग को भी चीर देता है, जबकि कैप्टन दूसरे विंग से उस पर अटैक करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है जो दोनों को कमजोर कर देता है और दोनों को पीछे गिरा देता है। लेकिन रेड हल्क फिर से कैप्टन पर अटैक करने वाला था, लेकिन सैम उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे उसकी बेटी की याद दिलाता है। अब रॉस वह जगह देखकर शांत हो जाता है और वापस इंसान बन जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद आइजिया को भी जेल से रिलीज कर दिया जाता है, जबकि व्हाइट हाउस दोबारा बनाया जा रहा होता है जो तबाह हो चुका था। सेम रॉस से जेल में मिलने जाता है और बताता है कि स्टर्न्स धीरे धीरे रॉस की पिल्स में गैमा का लेवल बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से रॉस अपना आप खोना शुरू कर चुका था। इतने में रॉस की बेटी भी उससे मिलने आती है। सैम फिर जोआकिन से हॉस्पिटल में मिलता है, जहां जोआकिन सैम से कहता है कि हीरो बनने के लिए आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है और मैं भी आप जैसा हीरो बनना चाहूंगा। एंड में सैम द राफ्ट में स्टर्न्स से मिलता है, जहां वह उसे वार्न करता है कि उसने कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटीज देखी हैं कि दूसरे वर्ल्ड्स और यूनिवर्सेस से नए थ्रेट्स इस दुनिया पर अटैक करने वाले हैं।